स्वागतम महतो क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में जो इनकम हाउस प्रॉपर्टी लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के। इस लेक्चर नंबर 2 सीरीज में हम और भी आगे के सेक्शंस देखेंगे, जैसे सेक्शन 24B, सेक्शन 25 और सेक्शन 27। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि हम कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे, तो आइए आज उससे एक क्वेश्चन करते हैं पहले। तो जैसे देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अमर ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी, द फेयर रेंट इज 5 लाख पर एनम, द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एट 50,000 पर मंथ, कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो हमारा फेयर रेंट है एंड म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ होगा। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो इन दोनों का क्या हम लेते थे, हायर। ठीक है, तो जब हायर लेते थे एक वैल्यू आता था, सपोज ये आया। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट होता था। अब इन दोनों का हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे, और ये जो वैल्यू हमारा आता था वो रिस्ट्रिक्ट कहां तक होता था, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, उसके बाद जो हमारा वैल्यू आता था उसको हम कहते थे एक्सपेक्टेड रेंट। फिर हम क्या करते थे, एक्सपेक्टेड रेंट को हम अपने एक्चुअल रेंट रिसीव से कंपेयर करते थे। या तो हमारा एक्चुअल रेंट ग्रेटर आता था एक्सपेक्टेड रेंट से तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल रेंट ही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। अगर ये लेसर देन होता था तो फिर हम दो कंडीशंस चेक करते थे। कंडीशंस क्या थी, ये था कि अगर ये वैकेंसी के वजह से हमारा एक्चुअल रेंट कम आया है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो फिर हम एक्चुअल रेंट को ही क्या मान लेते थे, हम सोचते थे कि हमारा एक्चुअल रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। अगर ऐसा नहीं होता था, अगर वैकेंसी की वजह से नहीं है, तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनता था। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें फेयर रेंट दिया हुआ है, कितना है, 5 लाख पर एनम। ओके, उसके बाद हमारे पास म्युनिसिपल वैल्यू है नहीं, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट कितना, 5 लाख पर एनम। उसके बाद देखिए द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एट ₹50,000 पर मंथ, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना होगा, 50,000 इंटू 12, दैट इज 6 लाख पर एनम। तो हमारे पास क्या है, आवर एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, देयरफॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, दैट इज 6 लाख रुपीस पर एनम। तो समझ गए आप लोग, इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। हमारे पास फेयर रेंट दिया हुआ था 5 लाख पर एनम, म्युनिसिपल वैल्यू है नहीं, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। अब हम एक्चुअल रेंट देखते हैं कितना है, 50,000 पर महीने के किराए पे वो मकान दिया हुआ था। तो हमारा एक्चुअल रेंट जो रिसीव हम करेंगे पर एनम वो कितना होगा, 6 लाख रुपीस। तो उसके बाद देखिए क्या होगा, एक्चुअल रेंट 6 लाख, एक्सपेक्टेड रेंट 5 लाख, दैट मींस एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, देयरफॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी AR, दैट इज ₹6 लाख पर एनम। यहां तक समझ गए। अब चलिए सेक्शन 24B देखते हैं। हमारा था ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू आता था, म्युनिसिपल टैक्स उससे डिडक्ट करते थे पेड बाय द एसएससी, और वो पेड बेसिस पे होता था, फिर हमारा नेट एनुअल वैल्यू आ जाता था। उसके बाद फिर क्या करते थे, उसके बाद हमारे पास डिडक्शंस था। पहला डिडक्शन क्या है, सेक्शन 24A, उसमें कुछ करना नहीं है, वो सीधा सीधा आपका नेट एनुअल वैल्यू का 30% होता है। उसके बाद हमारे पास था सेक्शन 24B। सेक्शन 24B क्या बोल रहा है, सेक्शन 24B बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आप देखते हैं बोरोड कैपिटल क्या होगा, जो आप लोन ले रहे होंगे, एंड दैट शुड बी रिलेटेड टू द बिल्डिंग और द प्रॉपर्टी दैट यू आर डीलिंग विद। आप देखते हैं ये क्या बोलता है, सेक्शन 24B। सेक्शन 24B क्या है, इंटरेस्ट ऑन
बोरोड कैपिटल। हाँ, तो सेक्शन 24 बी हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो अब देखते हैं इसमें दो कंडीशंस आएंगी। एक तो होगा आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसमें फर्दर देखिए दो कैटेगरी के प्रॉपर्टी होंगे आपके पास। एक जो होगा वो आप लेट आउट करके रखे होंगे और डीम टू बी लेट आउट। हम देखेंगे कि डीम टू बी लेट आउट क्या होता है। और दूसरा आपका क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो देखिए अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसमें जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होगा वो 100% डिडक्टिबल होगा। दैट मींस यू आर अलाउड फॉर 100% डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एज पर लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है वो आपको 100% अलाउड है। सो 100% अलाउड। अब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो क्या होता है, तो इसमें देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड में तीन चार कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है देखिए। सबसे पहला कंडीशन, लोन जो है वो आपको कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए। ओके ठीक है। लोन शुड बी फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, लोन जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लिया हुआ होना चाहिए। दूसरा चीज जो है वो है लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। लोन जो है वो 1 अप्रैल 1999 के बाद का होना चाहिए या फिर उस डेट से या उस डेट के बाद की होना चाहिए। पहला था लोन जो है कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए। दूसरा जो है वो है आपका लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। थर्ड क्या है, थर्ड हमें कहता है कि जो लोन होगा जो हम कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लिए हैं, ये कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन विद इन 5 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर। विद इन 5 ईयर आपका ये कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और डेट क्या होगा वो 5 ईयर कैलकुलेट करने का, जो आपका लोन एक्विजिशन का डेट होगा उसके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बाद से जो डेट स्टार्ट होगा वहां से आपका 5 ईयर कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे कि मानिए आपने लोन लिया है 30 दिसंबर 2012 को, ठीक है, तो आपका जो कंप्लीशन ईयर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो लोन आपने लिया था 30 दिसंबर 2012। तो ये जो पीरियड काउंट होगा ये कब होगा, इस फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद से होगा। दैट मींस ये होगा 1 अप्रैल 2013 से। समझ गए? ठीक है। तो अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल किए जा रहे हैं
तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो 2 लाख तक आपको अलाउड है डिडक्शन के लिए। अगर ये तीनों कंडीशंस आपके फुलफिल हैं तो जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो जो अलाउड है मैक्सिमम वो कितना है 2 लाख रुपए, ठीक है। और अगर ये तीनों कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा वो कितना होगा ₹30,000 का। आई होप आप समझ गए होंगे ये। तो क्या था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसमें रेलेवेंट प्रीवियस ईयर आएगा एक और एक क्या होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होगा। दो इंटरेस्ट के कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में क्या है, एक सेक्शन होगा ड्यू टू बी लेट आउट या फिर लेट आउट प्रॉपर्टी, उसमें आपको 100% डिडक्शन मिल जाते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में क्या है, उस केस में इधर 2 लाख और 30,000, ठीक है। अब देखना है कि इसमें क्या है 2 लाख कब मिलने हैं और 30,000 कब मिलने हैं। 2 लाख आपको कब मिलेंगे, उसके लिए आपको 3 कंडीशन फुलफिल करना है। पहला क्या है कि जो आपने लोन लिया है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी और एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए। या तो आप प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदना है आपको, उसके लिए आपने लोन लिया है, चलिए पहला कंडीशन सही है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन ये कहता है जो आप लोन ले रहे हैं वो 1 अप्रैल 1999 या फिर उसके बाद का होना चाहिए। उससे पहले का पीरियड का है तो वो यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे 2 लाख रुपीस के डिडक्शन में। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, तीसरा कंडीशन हमें यह कहता है कि जो लोन हम लेंगे फॉर द एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो एक्विजिशन या आपका कंस्ट्रक्शन विद इन 5 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये 5 साल का टेन्योर कैसे काउंट होगा, जिस साल आपने लोन लिया है उस साल का फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद से कैलकुलेट होगा। तो जैसे हमने एग्जांपल में लिया क्या 30 दिसंबर 2012 को हमने लोन लिया था, ठीक है। तो जो ईयर काउंटिंग होगा वो कब से होगा 1 अप्रैल 2013, क्योंकि वो जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है वो हमारा 31 मार्च 2013 को खत्म होना है और 1 अप्रैल 2013 से नया प्रीवियस ईयर न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा हमारा। तो वहां से हमारे जो कमेंसमेंट जो 5 इयर्स का हम देखते हैं कंप्लीशन वो हम स्टार्ट कर देंगे काउंट करना, ठीक है। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का हम समझ गए। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम जब देखेंगे तो ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन जब चल रहा था उस दौरान भी तो आप कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं, उसका क्या, तो वो जो कंपोनेंट होंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देखने के लिए हम इसको एक न्यूमेरिकल से करेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। चलिए सपोज लोन टेकन ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख का लोन लिया गया, ठीक है, फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी के लिए 10 लाख का क्या किया गया लोन लिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, किस डेट पे हम लोन ले रहे हैं, तो जो लोन लिया गया वो 1/7/2015 को लोन लिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, डेट ऑफ कंप्लीशन उस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है हमारा, वो हो रहा है 30/11/2017। 30/11/2017 को हम क्या कर दे रहे हैं, प्रॉपर्टी का कंप्लीशन हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें दिया हुआ है वो हमें 12% पर एनम दिया हुआ है, ठीक है। और एक डेटा दिया है कि डेट ऑफ रीपेमेंट, डेट ऑफ रीपेमेंट, लोन को हम कब रीपे कर दे रहे हैं, लोन को हम रीपे कर रहे हैं 31 जनवरी 2019, ठीक है। 31 जन 2019 को हम
लोन को रीपे कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास 5 डेटा है। लोन का कितने का लिया गया, 10 लाख रुपए का लिया गया। डेट ऑफ लोन क्या है, किस दिन लोन लिया गया, 1 जुलाई 2015। ओके, हमारा कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है, 30 नवंबर 2017। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, 12% पर एनम। ठीक है, डेट ऑफ रीपेमेंट क्या है, 31 जनवरी 2019। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 1920 के लिए। सो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, 1890। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ गए आप लोग, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलिए सबसे पहले हम एक टाइमलाइन बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ था। ठीक है, लोन हम कब लिए थे, ये हमारा लोन लेने का डेट था, कितने का लिए हैं, ₹10 लाख। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बोल दिया गया है एट द रेट 12%। ठीक है, उसके बाद बोला गया है जो कंप्लीशन है प्रॉपर्टी बनाने का वो कब हुआ है हमारा, 30 नवंबर 2017। तो अब देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पे बन जा रही है, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो हम इस पार्ट से लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड था, कंस्ट्रक्शन से पहले का पीरियड था। इसके राइट साइड क्या होगा, कंस्ट्रक्शन के बाद का, दैट इज पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये जो लकीर खींची जाएगी प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का, नॉर्मल सिनेरियो में तो हम ये बोलेंगे इन लेमेन्स टर्म कि ठीक है भाई, जिस डेट को तुम्हारा प्रॉपर्टी कंप्लीशन हो जा रहा है कंस्ट्रक्शन का, उससे पहले वाले जो भी साल थे वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो जाएगा, उसके बाद वाले जो साल आएंगे वो आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड हो जाएगा। ये नॉर्मल लेमेन्स टर्म है। लेकिन इनकम टैक्स में हम क्या, कैसे इस चीज को, ये जो लकीर खींची जाएगी प्री और पोस्ट की, वो अलग तरीके से खींची जाएगी। ठीक है, वो कैसे खींची जाएगी, देखिए क्या कहता है कि जो भी आपका कंप्लीशन पीरियड रहेगा, जो भी आपका कंप्लीशन पीरियड रहेगा उसके ठीक पहले वाले आपको फिनेंशियल ईयर को कंसीडर करना होगा। दैट मींस आपको जाना है 31 मार्च में। ठीक, इसके पहले वाले, तो इससे पहले कौन सा 31 मार्च आया होगा, वो आया होगा आपका 31 मार्च 2017। अच्छा, 31 मार्च 2017 हमारा ये रहा होगा। ओके, तो इस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये जो पीरियड हमारा होगा इसको हम बोलेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। ओके, तो चलिए ये हम समझ गए। अच्छा, और एक डेटा हमें दिया हुआ था कि डेट ऑफ रीपेमेंट, लोन हम कब रीपे कर रहे हैं उसको, 31 जैन 2019 में रीपे कर दे रहे हैं। ओके, हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो क्या है, 1890। तो हम देखते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या आना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री पोस्ट कंस्ट्रक्शन का, थोड़ी देर बाद देखेंगे कैसे करते हैं। अब देखिए प्री कंस्ट्रक्शन हमारा बचा हुआ था, उसको क्या करना है। प्री कंस्ट्रक्शन का सबसे पहले हम देखते हैं पीरियड कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2015 में आपका लोन जो है वो लिया गया। ठीक है, अब लोन हमारा 2015 में लिया गया। ठीक है, तो एक साल तो हमारा 15-16 वाला रहा होगा। ओके, एक हमारा 16-17 वाला रहा होगा। अब देखिए 17 क्या हुआ था,
हमारा 31/7/2017 को हमारा प्रॉपर्टी का कंप्लीशन हो गया था। इस डेट में जुलाई के एंड में हमारा प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया था। सॉरी 1 जुलाई को हमारा प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया था। तो हम 16-17 पीरियड पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि यहीं पहले तक हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। ओके, अब देखिए 15-16 जो साल रही होगी उसमें हमारे पास कितने मंथ रहे होंगे, फुल मंथ होगा 12 महीना। गलत, आपने तो लोन ही लिया कब, 1 जुलाई को, तो आपके पास कितने महीने हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 15-16 में आपके पास 9 मंथ्स हैं। ठीक है, 16-17 में आपके पास कितने मंथ हैं, फुल रहा होगा, अप्रैल टू दिस, ये जो लकीर है ये फुल आपके पास रहा होगा, दैट इज 1 ईयर। तो हमारा जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो कितना है, 1 ईयर प्लस 9 मंथ्स। अच्छा, ये जो 1 साल 9 महीने का इंटरेस्ट होगा ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहलाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। ये 9 महीने के लिए लगना था कितने पे, 10 लाख पे, 10 लाख पे 12%, 9 महीने के लिए कितना आएगा, 12 कट गया तो उसका 9%, 90,000। यहां पे हमारे 1 साल के लिए था, सो 10 लाख का 12%, दैट इज 1,20,000। टोटल करने से हमें हमारे पास कितने आएंगे, 2,10,000। अच्छा, ये जो हमारा इंटरेस्ट है, जो टोटल प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट आया वो 2,10,000 रुपए आया। ठीक है, अब इसका हम डिडक्शन कैसे लेंगे, इसका डिडक्शन कैसे होगा, एक ही बार ले लेना है या किस्तों में मिलेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि इसका जो आपका डिडक्शन होगा वो आपको इन 5 इंस्टॉलमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो 5 इंस्टॉलमेंट बोलने से डिवाइडेड बाय 5, सो पर इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, 42,000। अच्छा, 42,000 हमारा एक एक पार्ट हो गया। 5 पार्ट में आपको वो क्या दिया जाएगा, डिडक्शन अलाउड होगा। तो एक पार्ट कितने का होगा हमारा, 42,000 का। अब ये 42,000 हमें कब कब मिलेगा, ये क्वेश्चन आएगा। पहले तो हमने क्या किया, अच्छा सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है बताइए, वो मैंने आपको बता दिया। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, कंस्ट्रक्शन के पहले वाले पीरियड। वो लकीर कैसे खींची जाएगी, जिस डेट पे आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है ठीक उसके जो उससे पहले वाला जो 31 मार्च था वहां पे आपका वो लकीर खींच दी जाएगी। उसके बाद वाला आपका पोस्ट, उससे पहले वाला आपका प्री। तो यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमारे 15-16 प्रीवियस ईयर में 9 मंथ्स था, 16-17 में 1 ईयर था। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हमारा 90,000 आया और 1 साल का 1,20,000। तो 1 साल 9 महीने का टोटल इंटरेस्ट हमारे पास कितने हैं, 2,10,000 रुपए। अब ये 2,10,000 रुपए हमें डिडक्शन कैसे प्रोवाइड करेगा इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा हम आपको ये डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट में या 5 सब्सिक्वेंट ईयर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 5 जब करते हैं तो पर ईयर का हमारा 42,000 आ जाता है। तो चलिए यहां तक तो पता चल गया 5 भाग में हमें ये डिडक्शन अलाउड है, लेकिन कब कब मिलेगा, अब ये क्वेश्चन आती है। तो ये जो कब कब का आंसर है वो ये है कि जिस डेट को आप लकीर खींचते हैं, जिस डेट को आप लकीर खींचते हैं उसके बाद वाले जो सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं उन सब्सिक्वेंट ईयर में आपको 5 सब्सिक्वेंट ईयर तक आपको ये 5 पार्ट में डिडक्शन मिल जाएंगे। दैट मींस यहां पे क्या होगा, ये लकीर है तो इसके बाद वाले कौन कौन से साल होंगे हमारे पास, 1 अप्रैल 2017 टू लेके 31 मार्च 2018 का होगा एक, वैसे ही 1920 का होगा, 2021 का होगा, 21-22, तो 1 2 3 4 एंड 22-23 का होगा। तो 5 रेलेवेंट ईयर में हमें इंटरेस्ट मिल गया। अब समझ गए प्री कंस्ट्रक्शन कितना होगा। ओके, अब देखिए पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन में क्या है, जो हमने रेलेवेंट प्रीवियस ईयर लिया था वही तो हमारा पोस्ट में होगा ना।
क्योंकि इसके बाद से जब हम स्टार्ट करें तो जिस साल कैलकुलेट करेंगे उस साल का हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर वो होगा, तो उस साल का जो इंटरेस्ट है वो प्लस प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट, वही आपको इंटरेस्ट अलाउड ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या था, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर हमारे पास क्या है 1819, दैट मींस 1st अप्रैल 2018 टू 31st मार्च 2019, यही हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है। ओके, दैट मींस अब देखिए यहां पे इंटरेस्ट कितना आएगा इस रिलेवेंट पीरियड में, एक तो आपका क्या होगा प्री कंस्ट्रक्शन का होगा और एक आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन का होगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन कितने मिलेंगे आपको 42,000, चलिए 42,000 आपको मिल गए। अब पोस्ट कंस्ट्रक्शन में देखिए, पोस्ट कंस्ट्रक्शन में 1819 का लोन रिपे हो जा रहा है 31 जनवरी 2019, तो इंटरेस्ट यहीं तक का कैलकुलेट किया जाएगा क्योंकि इसके बाद तो लोन है नहीं, तो आप लोन कहां से देंगे उसको, लोन पे इंटरेस्ट। ठीक है, तो कितने महीने और बच जा रहे हैं 2 महीने, दैट मींस फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट नहीं मिला है, जनवरी तक ही मिला है। अप्रैल टू जनवरी कितने महीने होते हैं 10 महीने होते हैं। सो 10 लाख का 12% 10 महीने के लिए कितना आया 1 लाख रुपए। ये 42,000 आ गया आपका प्री कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन 1 लाख, तो जब आप इनको टोटल करेंगे तो आपको आ जाएगा ₹1,42,000। सो ₹1,42,000 आपका क्या होगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आप समझ गए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में क्या था, दो भाग थी, एक था आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर और एक आपका क्या था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो प्री कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया वो लकीर कैसे खींची जाएगी, इतना आप समझ गए। ठीक, अच्छा अब हमने तो अभी देख लिया सेक्शन 24B में कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या है। अब एक चीज है कि ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है कब अलाउड नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहता है, अगर कोई भी अनपेड इंटरेस्ट है, इस पे आपने इंटरेस्ट पे किया है, से फॉर एग्जांपल आपका एक लोन था जो आपने बिल्डिंग बनाने के लिए ली हुई थी, इस लोन पे आपने कुछ इंटरेस्ट पे नहीं किया था, वो ड्यू था आपका, तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा आपके उस इंटरेस्ट पे भी एक इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो आप बोलेंगे कि ये तो लोन का ही इंटरेस्ट है, तो ना बेटा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीधी कह रखी है कि एनी इंटरेस्ट पेड ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B irrespective of the loan was taken for the construction or acquisition of the property or not। भले ही आप उसके कंस्ट्रक्शन के लिए लिए हो किसी बिल्डिंग के लिए, अगर उस पे कोई अनपेड इंटरेस्ट था उस पे आपने इंटरेस्ट पे किया है, अब आप उस इंटरेस्ट को सोच रहे हैं कि हम डिडक्शन में ले लें, तो वो आपको अलाउड नहीं है। सो क्या पहला क्या है, एनी इंटरेस्ट पेड ऑन अनपेड इंटरेस्ट क्या होगा, ये नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन इन अंडर सेक्शन 24B। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या बोला जाता है, उसके बाद बोला गया है कि एनी ब्रोकरेज और कमीशन पेड टू एक्वायर लोन, ये भी क्या होगा, अगर आपने कोई ब्रोकरेज या कमीशन पे किया है ताकि आपको लोन मिल सके, तो आप इसको डिडक्शन में नहीं दिखा सकते, नॉट अलाउड, ये भी आपके सेक्शन 24B में अलाउड नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिए, फ्रेश लोन टेकन टू रीपे एग्जिस्टिंग लोन और इसका जो इंटरेस्ट होगा वो अलाउड है
सेक्शन 24B। सपोज आपने एक लोन लेके रखा था बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। उस लोन को रिपे करने के लिए आपने क्या किया, एक फ्रेश लोन लिया है, और उस पे जो इंटरेस्ट अब आपको चार्ज हो रहा है वो आपको अलाउड रहेगा अंडर सेक्शन 24B। तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशंस है जब आपके इंटरेस्ट ऑन जो इंटरेस्ट है वो आपका अलाउड नहीं होगा सेक्शन 24B में। पहला क्या है, पहला है कि कोई भी इंटरेस्ट अगर आप किसी अनपेड इंटरेस्ट पे किए हैं, भले ही वो आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए वो इंटरेस्ट ले रखा था, फिर भी आपको क्या होगा, वो इंटरेस्ट पेड पे कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। दूसरा है कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन आप पे कर रहे हैं किसी लोन को एक्वायर करने के लिए, उस केस में भी आपको कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपने फ्रेश लोन लिया है, अगर आपने फ्रेश लोन लिया है किसी एग्जिस्टिंग लोन को रिपे करने के लिए, इन दैट केस द इंटरेस्ट अक्रूड इन दिस फ्रेश लोन इज अलाउड फॉर डिडक्शन। तब इसमें जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो आपको डिडक्शन के लिए अलाउड है। इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है, ये हम समझ गए। अब यहां पे क्वेश्चन है कि सर क्या कोई मैक्सिमम लिमिट है डिडक्शन का। से सपोज किसी ने 30 लाख का लोन ले रखा हुआ है बिल्डिंग को बनाने के लिए, उसमें वो खुद रह रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आती है कि उसको सर कितना डिडक्शन मिलेगा। 10% का सोचिए रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 30 लाख का लोन ले रखा है, ईयरली इंटरेस्ट कितना वो पे कर रहा है, 3 लाख रुपीस। तो क्या वो 3 लाख का डिडक्शन दिखा सकता है। तो इसमें देखिए सेक्शन 24B क्या बोलता है कि जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट जो है मैक्सिमम आपका इधर 2 लाख रुपीस होगा या फिर 30,000 होगा। अगर कंस्ट्रक्शन या फिर एक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन ले रखा है तो 2 लाख तक आपको डिडक्शन अलाउड है। 2 लाख तक, पॉइंट कीजिए, 2 लाख तक अलाउड है। दैट मींस अगर आपका 3 लाख रुपए इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं तो आप जो मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 24B दैट इज व्हाट 2 लाख रुपीस। और वहीं पे अगर वो कंस्ट्रक्शन या एक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का लोन नहीं था, से फॉर एग्जांपल वो जो लोन था वो आपने रिपेयर्स के लिए ले रखा था, तो उस केस में आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है वो है ₹30,000। अच्छा, मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड इज 2 लाख रुपीस, ठीक है। देखिए अब ये 2 लाख कैसे हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्शन का है तो 2 लाख का था, और अगर रिपेयर का है तो 30,000 का है। से फॉर एग्जांपल किसी एक ने ये दोनों लोन ले रखा था, एक कंस्ट्रक्शन के लिए एक रिपेयर के लिए। कंस्ट्रक्शन का उसका 2 लाख का लोन आ रहा था, एक्चुअली में 2 लाख रुपीस था, रिपेयर का 30,000 आ रहा था। तो सब एक्ट के हिसाब से तो दोनों अलाउड है। अच्छा, अगर दोनों अलाउड है तो इंटरेस्ट तो फिर 2,30,000 रुपए आ जा रही है, इंटरेस्ट पेमेंट 2,30,000 रुपए आ जा रही है। तो क्या इस केस में हम 2,30,000 ले सकते हैं डिडक्शन के लिए। 2 लाख रुपए का आपको डिडक्शन अलाउड था किस केस में, अगर वो आपका एक्वायरमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रखा है, तो इसने तो ले रखा था और उस पे 2 लाख इंटरेस्ट इसका आ रहा है। इसने एक लोन और ले रखा था जो रिपेयर के लिए था, उससे इसको 30,000 रुपए आ रहे थे। तो सर उस जो आपने पहले कहा था उस हिसाब से तो ये दोनों सही है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इसका 2,30,000 है, तो इसको डिडक्शन भी 2,30,000 का मिलना चाहिए। तो नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कहा गया है कि अगर आपका 2,30,000 इस वे से भी आ रहा है तो फिर भी आप जो मैक्सिमम डिडक्शन लेंगे वो 2 लाख रुपए का लेंगे, उससे ज्यादा का डिडक्शन आपको अलाउड नहीं। तो एक बात गांठ बांध लो कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B जो है 2 लाख से ज्यादा नहीं लेना है। समझ गए आप लोग। तो रिकैप्चुलेट करते हैं, हमें क्या पढ़ा सेक्शन 24B में, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में क्या हो सकता है, एक आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर होगा और एक आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में क्या हो सकता है, एक आपका लेट आउट प्रॉपर्टी हो जाता है। लेट आउट प्रॉपर्टी में आपको 100% अलाउड है डिडक्शन। अगर इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर आपका प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में देखना है आपको 3 चीजें। क्या मैंने लोन जो है कंस्ट्रक्शन या फिर एक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ले रखा है, हाँ ले रखा है, चलिए ठीक है।
क्या मैंने लोन जो है 1 अप्रैल 1999 के बाद का है? हाँ बाद का है, ठीक है चलिए। क्या लोन जो मैंने ले रखा था वो विद इन जिस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए वो कंस्ट्रक्शन विद इन 5 ईयर कंप्लीट हो रहा है? हाँ हो रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है वो 2 लाख रुपीस है। ये तीन कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हैं आपके लोन के साथ, दैट मींस यू आर अलाउड टू गेट डिडक्शन अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹2 लाख। और अगर ये नहीं है, अगर इन तीनों पॉइंट में से किसी एक भी पॉइंट को आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, देन इन दैट केस आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा वो है 30,000 का। उससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकती है। ठीक है, इतना तक हमें समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी क्या है। एक कॉन्सेप्ट था हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, वहां पे क्या था कि वहां पे या तो आपका प्रॉपर्टी लेट आउट हो सकता है और डीम्ड टू बी लेट आउट, और एक क्या था सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट तो हम समझ रहे हैं, लेकिन डीम्ड टू बी लेट आउट क्या है चलिए वो देखते हैं। बहुत ही आसान है। डीम्ड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एट पार उसको, ठीक है, मान लीजिए एट पार। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि मैंने दो मार्केट प्लेस है ए और बी। ए मार्केट से मैंने एक एप्पल खरीदा 1 केजी, बी मार्केट से भी मैंने 1 केजी का एप्पल खरीदा, और दोनों ही एप्पल्स जो थी वो एक ही जगह से एक्वायर किया जा रहा था। ठीक है, मार्केट में औसतन क्या होता है, अगर आप कुछ भी लेने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको फिश ही लेना है, तो आप रोहू मछली लेंगे तो हर जगह रोहू मछली ही होगा। आप उस दुकान से लिया इस दुकान से, बस क्या होगा उसमें आपको क्वालिटी पे थोड़ा फर्क आएगा। अगर उसने भी उसको सही से प्रिजर्व करके रखा तो उसके लिए भी सही है। तो या तो मैं इस दुकान से एप्पल लूं या इस दुकान से एप्पल लूं, बात तो एक ही है। मैंने यहां से एप्पल लेके आया और मैं किसी को बोल रहा हूं कि मैंने एप्पल खरीदा है, तो अब वो सामने वाला ए से सोचे या बी से सोचे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है। वो डीम्ड है कि ये एप्पल है तो लेके आया, एप्पल ही होगा। तो वैसे ही देखिए डीम्ड का मतलब क्या होता है। से फॉर एग्जांपल आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी था दिल्ली में, एक घर आपका पटना में है और एक घर आपने सिलीगुड़ी में लेके रखा हुआ है। तीनों ही आपका घर है, एक दिल्ली में, एक पटना में, एक सिलीगुड़ी में। अब एक टाइम पे आप कितने जगह पे रह सकते हो, एक टाइम पे आप कितने जगह रह सकते हो, एक ही जगह पे रहोगे ना, या तो दिल्ली में या पटना में या सिलीगुड़ी में। सिर्फ फॉर एग्जांपल आपका जॉब का ऑक्यूपेशन ऐसा था कि आपको 9 मंथ्स यहां रहना पड़ रहा है, 3 मंथ्स यहां रहना पड़ रहा है, ठीक है, तो 9 दिन 12 महीना हो गया। या फिर सोच लीजिए 2 महीना आप यहां रह रहे हैं, 1 महीना यहां रह रहे हैं। तो अब आप गवर्नमेंट को बोलेंगे कि मैं तो तीनों प्रॉपर्टी पे रहता हूं, दिल्ली में भी, पटना में भी और सिलीगुड़ी में भी, 9 महीने यहां रह रहा हूं, 2 महीने यहां और 1 महीने यहां, तो ये मेरे तीनों क्या होंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर हम एसएससी के हिसाब बात माने तो एसएससी क्या कह रहा है कि मैं दिल्ली में रह रहा हूं, पटना में रह रहा हूं, सिलीगुड़ी में रह रहा हूं। तो इस केस में मैं तीनों जगह पे ही अगर रह रहा हूं तो तीनों घर में मैं खुद ही रह रहा हूं, मैं उसको लेट आउट नहीं किया है। तो मेरा तीनों घर का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा, नील होगा। मुझे इससे कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं हो रहा है, कुछ भी रेम्युनरेशन मुझे नहीं मिल रहा है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरा नील है, म्युनिसिपल टैक्स की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एनुअल वैल्यू नील आएगा, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। 24A क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 30% ऑफ एनएबी होता है, और कभी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसमें हमारा जो एनुअल वैल्यू वो नील आएगा। तो 30% ऑफ एनएबी आप कहां से कैलकुलेट करेंगे। तो हमेशा सेल्फ लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपको एक डिडक्शन मिलता है, दैट इज सेक्शन 24B। और वो डिडक्शन क्या है, आप बोल रहे हैं कि ये मेरा खर्चा है, तो खर्चा पे तो टैक्स नहीं देना है, उसमें से आप क्या करेंगे, आपका टैक्स में रिडक्शन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बोला अच्छा बेटा तुम इतना चालाक हो, तुम अब मेरे को बोल रहे हो 3 जगह रहते हो। तो पहले क्या होता था, पहले गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला था कि आप भले ही 9 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 दिन, जितना दिन भी रहे अपने प्रॉपर्टी में, मैं आपको ये ऑप्शन देता हूं कि आप किसी एक प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानिए और बाकी को आप लेट आउट मानिए।
मतलब एक आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, बाकी भले ही आपने भाड़े पे नहीं दिया है लेकिन हम उसको सोचेंगे कि वो भाड़े पे ही है, एंड दैट इज योर डीम्ड टू बी लेट आउट। मतलब मान लेंगे कि ये लेट आउट है, तो ये जो ऑप्शन था किसी एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानिए और बाकी किसी को भी लेट आउट हो जाएगा आपका, बाकी जो बच रहा है, ये ऑप्शन किस पे था, एसएससी को दे दिया गया था कि आप किसी एक को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, फाइनेंस कमीशन 2019 में बोला गया कि नहीं, किसी एक को नहीं, हम अब एसएससी को और रिलीफ दे रहे हैं। क्या रिलीफ दे रहे हैं, अब वो एक की जगह किसी दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड बता सकता है। अच्छा, यहां पे टैक्स पेयर को रिलीफ मिल गया। पहले तो उसे किसी एक को दिखाना पड़ता था सेल्फ ऑक्यूपाइड, अब वो क्या कर सकता है, अब वो किसी दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकता है, और बाकी जो भी प्रॉपर्टी बचेंगी उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है डीम टू बी लेट आउट मान लेगा और उसका ट्रीटमेंट हम एज अ लेट आउट प्रॉपर्टी ही करेंगे। अच्छा, तो हमें अपडेटेड पार्ट से रहना है, तो अपडेटेड पार्ट क्या बोलता है, किसी दो को एज पर द ऑप्शन ऑफ एसएससी को ये ऑप्शन दिया गया है कि वो दिल्ली पटना, पटना सिलीगुड़ी या सिलीगुड़ी दिल्ली, किसी दो प्रॉपर्टी को वो क्या करे, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले, और बाकी जो भी प्रॉपर्टी उसकी बचेगी वो क्या हो जाएगी, वो उसका डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी हो जाएगा। डीम्ड मतलब हम मान लेंगे। तो आप कितने प्रॉपर्टी को दिखा सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड आपका 2 प्रॉपर्टीज हो सकता है, और बाकी जो होगा वो आपका डीम्ड टू बी लेट आउट। तो इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, इसका इंप्लीकेशन या ये होगा कि आप मैक्सिमम जो है किसी दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं, बाकी आपका डीम्ड लेट आउट हो जाएगा। तो दो प्रॉपर्टी अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इसमें क्या होगा, आपका जीएबी नील हो जाएगा, जीएबी नील हो जाएगा, इसमें कुछ अमाउंट होगा आपका, म्युनिसिपल टैक्स का कोई बात नहीं है, यहाँ पे कुछ अमाउंट होंगी, तो यहाँ पे देखिए एनएवी आपका नील आएगा, यहाँ भी नील आएगा, और यहाँ पे कुछ अमाउंट आएंगी। सेक्शन 24 ए में आपको 30% डिडक्शन, यहाँ कुछ नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपका एनएवी क्या है, नील है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट डिडक्शन भी मिलेगी। सेक्शन 24 भी सबको मिलना है अगर लोन है तो, यहाँ पे कुछ अमाउंट, यहाँ पे कुछ अमाउंट, और यहाँ पे कुछ अमाउंट। तो देखिए क्या होगा, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि ये जो डिडक्शन आप क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये मेरी खर्चे हैं। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या होता है, आपको लॉस आता है, और डीम टू बी लेट आउट या लेट आउट है तो वहां पे इधर लॉस या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो हमने क्या देखा, सेक्शन 24 बी ने क्या कहा था कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो 2 सिनारियो में होगा, एक जो होगा वो आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर होगा और एक आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। तो वो लकीर कैसे खींचेंगे कि कौन सा हमारा प्री कंस्ट्रक्शन है, कौन सा हमारा पोस्ट है। तो सीधी सी बात है, आपको देख लेना है कि प्रॉपर्टी किस डेट पे कंप्लीट हो रहा है कंस्ट्रक्शन का डेट जो भी है उससे पहले वाला जो भी 31 मार्च था वो जो होगी आपकी लकीर होगी, वहां से पहले वाले जो भी पीरियड है वो आप उसको क्या मानेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। उसके बाद का जो भी पीरियड है उसको क्या मानना है, उसको पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड मानना है। ठीक है, अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है उसका जो भी इंटरेस्ट हमारे पास आएगा इन टोटल, उसको हम डिडक्शन कितने भाग में मिलेगा, वो जो डिडक्शन है वो आपको 5 किस्तों में मिलेगा। जैसे हमारा क्या आया था, 2,10,000 रुपए आया था प्री कंस्ट्रक्शन, 1 साल 9 महीने का इंटरेस्ट 2,10,000, उसको डिवाइडेड बाय 5 किए थे तो हमारा 42,000 आया था। तो 42,000 करके आपको क्या हो जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब ये आप कैसे इसको डिडक्शन दिखाएंगे, तो वो जो होगा वो आपको 5 साल में मिलना है। और वो कौन सा 5 साल होगा, जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक, उसके बाद का उस साल का जो फाइनेंशियल ईयर था वहां कंप्लीट होना है उसको, उसके बाद से जो भी पीरियड है वो आपका क्या हो जाएगा। जैसे कि हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके हमारा एक ईयर आया था, उसके बाद का जो 5 साल है उस किस्तों में आपको वो क्या होगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट मिल जाएगा, प्लस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आप दे दीजिए। चलिए ये समझ लो।
दूसरा क्वेश्चन था कि सर मैक्सिमम अलाउड जो इंटरेस्ट है वो कितना है डिडक्शन के लिए, वो है आपका 2 लाख या 30,000 रुपए। 2 लाख कब होगा, 2 लाख तब होगा जब आपको 3 कंडीशन फुलफिल करने। वो 3 क्या था, 3 ये था कि कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए होना चाहिए लोन, 1 अप्रैल 1999 के बाद का होना चाहिए, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये 3 के 3 कंडीशन आप फुलफिल कर दे रहे हैं तो आपको जो इंटरेस्ट है वो डिडक्शन के लिए अलाउड कितने हैं, 2 लाख रुपए। ये समझ गए आप, चलिए ठीक है। और अगर ये 3 कंडीशन नहीं है तो आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है वो कितने, 30,000 रुपए। अब क्या होगा, अगर 2,30,000 ऐसा कोई इंटरेस्ट आ जा रहा है तो तभी भी आपको मैक्सिमम जो डिडक्शन अलाउड है वो कितने, 2 लाख रुपए के हैं। आप ये बात को हमेशा याद रखेंगे। चलिए ठीक है, यहां तक हम समझ गए। सर अब इंटरेस्ट, कौन से इंटरेस्ट को हमें डिडक्शन में नहीं दिखाना है, हमें नहीं दिखाना है एक ऐसा इंटरेस्ट, अगर मानिए आपने लोन ले रखा था उस पे आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। अब बैंक जो है या फिर जो भी फाइनेंसिंग कंपनी जिससे आपने लोन लिया है वो आपको क्या करेगा उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है बेटा ये तेरी गलती से तूने इंटरेस्ट नहीं भरा, उस पे जो इंटरेस्ट है मैं उसको डिडक्शन में अलाउड नहीं दूंगा। सो एनी इंटरेस्ट पेड ऑन एनी अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। दूसरा क्या था, एनी ब्रोकरेज और कमीशन पेड टू एक्वायर सच लोन। अगर पैसा लोन के लिए, कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए आपने कोई लोन एक्वायर करना है आपको, उसके लिए आप कोई कमीशन पे कर रहे हैं किसी एजेंट को या फिर कोई ब्रोकरेज दे रहे हैं, तो वो जो एक्सपेंसेस है वो आप डिडक्शन में अलाउड नहीं है आपको। तीसरा एक नोटिंग पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था, ये बोला था कि एनी फ्रेश लोन टेकन फॉर द रीपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन इज अलाउड फॉर डिडक्शन। चलिए इतना हम समझ गए। उसके बाद हमारा क्या था, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी क्या है। डीम्ड टू बी लेट आउट क्या है, आपके पास 3 घर है दिल्ली, पटना, सिलीगुड़ी में। गवर्नमेंट ने आपको कहा बेटा देख तू कोई भी 2 घर को दिखा दे कि तू खुद रहता है, अगर तूने भाड़े पे नहीं दिया है तो। अगर आप कह रहे हैं कि तीनों घर मेरे हैं और मैंने लेट आउट नहीं किया, तो गवर्नमेंट बोलती है कोई 2 को तू बोल सकता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो तेरे ऑप्शन पे है, तू किस 2 को पकड़ता है, ठीक है। और बाकी जो भी प्रॉपर्टी तुम्हारी बचेगी वो क्या करेंगे हम, डीम्ड टू बी लेट आउट हो जाएगा, उसको हम मान लेंगे कि वो लेट आउट है। तो उस हिसाब से हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। तो हमेशा क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपका एनुअल वैल्यू नहीं लाना, उसमें आपको सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करना पड़ता है, दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। और डीम्ड टू बी लेट आउट में तो आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है, एनुअल वैल्यू निकालना है, उसके बाद आपको 24A देना है, 24B देना है, उसके बाद आपको इनकम या लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी आना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको हमेशा, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस कर रहे हैं तो अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है तो आपको हमेशा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आना है। क्यों, क्योंकि आप एक डिडक्शन ही बस तो उसमें दिखा रहे हैं, बाकी सारा वैल्यू उसमें क्या है, नील। समझ गए आप लोग। तो चलिए आज का क्लास इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपने इससे पहले वाले क्लास में नहीं देखा है जिसमें मैंने बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताए हैं, जो लेक्चर नंबर 1 है, ये लेक्चर नंबर 2 सीरीज था, तो लेक्चर नंबर 1 सीरीज में जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए थैंक यू।